Pizza Hut is expected to close as many as 500 of its dine-in locations. Pizza Hut, the latest company to announce it's closing hundreds of locations. पिज्जा पिज्जा हट कोई न्यू नेम नहीं है मार्केट में, बल्कि एक ऐसा ब्रांड है जो 66 इयर्स पहले स्टार्ट हुआ था। पर इतना पुराना ब्रांड जो इतने पहले से सबकी जुबान का जायका बढ़ाता हुआ आया है, वो आज मार्केट में अपने लिए जगह बनाने में नाकाम क्यों हो रहा है? क्यों आज पिज्जा हट के फ्रेंचाइजीज बैंकरप्सी के वर्ज तक पहुंच गए हैं? क्यों जहां कंपैरेटिवली न्यू ब्रांड्स जैसे डोमिनोज और लोकल पिज्जा ब्रांड्स ला पिनो पिज्जाज और ओवन स्टोरी पिज्जाज ग्रो कर रहे हैं, वहीं इतना पुराना पिज्जा हट अपना आइडेंटिटी खो रहा है? पिज्जा हट ने ऐसी क्या गलती कर दी जो इनके कंपटीटर्स ने इनको साइडलाइन कर दिया? पिज्जा हट के डाउनफॉल से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कुछ पॉइंट्स है जो हम इस वीडियो में समझेंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। When did this start? पिज्जा हट को यूएसए में दो भाइयों ने शुरू किया था जिनका नाम था डैन कार्नी एंड फ्रैंक कार्नी। तब दोनों ही भाई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे एंड इसी वजह से उनके पास उतने फंड्स नहीं थे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने अपने मॉम से $600 उधार ले लिए। उनका पहला आउटलेट उन्होंने अपने ही शहर विचिटा कांसास में मई 31, 1958 में खोला। फिर क्या था, ये बिजनेस एक गुड लक चार्म की तरह वर्क कर गया, या फिर ये कहें कि उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज ने लोगों का ध्यान इंस्टेंटली खींच लिया। 6 मंथ के अंदर उन्होंने अपना सेकंड आउटलेट भी ओपन कर लिया एंड 1 ईयर के अंदर अंदर उन्होंने 6 लोकेशंस पे ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। 1959 का साल आते आते उन्होंने अपने फर्स्ट फ्रेंचाइज यूनिट टोपेका कांसास में ओपन की। पिज्जा हट का यही फ्रेंचाइज मॉडल फ्यूचर में उनको एक्सपेंड करने में बहुत हेल्प करने वाला था। 1966 तक पिज्जा हट के 145 यूनिट्स खुल चुके थे, जिसको विचिता की ब्रांच मैनेज करती थी। अब आया 1971 का समय। ये वो समय था जब पिज्जा हट सबकी जुबान का वो जायका बन चुका था जो लोगों के दिलों में ही नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट में भी अपने आप को टॉप पर ले जा चुका था। इस ईयर पिज्जा हट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पिज्जा चेन बन चुका था विथ हाईएस्ट सेल एंड नंबर ऑफ डाइन इन रिजॉर्ट्स एंड उन्होंने 1 वीक में $1 मिलियन सेल्स का भी रिकॉर्ड बनाया। बट पिज्जा हट को इतनी जल्दी इतना सक्सेस कैसे मिल रहा था? सो देयर वर 5 रीजंस। नंबर 1, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। पिज्जा हट ऐसी पहली कंपनी थी जिसने यूएस मार्केट में पिज्जा को इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में आसपास की लोकेलिटी में फ्री पिज्जाज डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए ताकि लोगों को पिज्जाज का टेस्ट ट्राई करने का मौका मिले। कुछ न्यू थिंग ट्राई करने को मिला तो लोगों को भी पिज्जाज का टेस्ट इंटरेस्टिंग लगने लगा। इन शॉर्ट, पिज्जा हट ने लोगों को अपना प्रोडक्ट भी चखा दिया और उन्हें एक नई चीज एक्सपेरिमेंट करने का मौका भी दे दिया, जिससे उनकी फ्री में मार्केटिंग हो गई। नंबर 2, फ्रेंचाइज मॉडल। पिज्जा हट ने अपना फ्रेंचाइज मॉडल अपने अर्ली ईयर्स में लॉन्च कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी काफी ज्यादा लोकल मार्केट्स में रीच बढ़ गई, सिर्फ नेशन वाइड ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी। नंबर 3, इनोवेशन। पिज्जा हट के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो था, बट उनके लिए ये भी इम्पोर्टेंट था कि कस्टमर रिटेंशन बढ़ा सके एंड इसके लिए उन्होंने ब्रांड आइडेंटिटी एंड इनोवेशन पे वर्क किया। अगस्त 1994 में वो एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च करते हैं पिज्जा नेट के नाम से, जिसके थ्रू लोग पिज्जा अपने कंप्यूटर से ऑर्डर कर पाए। अब पिज्जा अगर गरम गरम डिलीवर ना हुआ तो वो सूगी बन सकता था, इसलिए उन्होंने न्यू हॉट डिलीवरी पाउचेस बनवाए ताकि ओवन हॉट पिज्जा सर्व हो पाए। जब यूएसए में फास्ट फूड चेन्स की वजह से ओबेसिटी बढ़ने लगी तो पिज्जा हट ने डाइट कॉन्शियस मेनू लॉन्च कर दिया, जिसमें ऐसे पिज्जाज ऐड किए गए जिसमें फैट परसेंटेज बहुत कम था और सॉल्ट कंटेंट भी 30% कम रखा गया। होल मील पिज्जाज के ऑप्शन भी ऐड किए गए ताकि कस्टमर्स के फाइबर इंटेक को बढ़ाया जाए। 2007 के बाद उन्होंने अपने आउटलेट्स पे हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल करना भी बिल्कुल बंद कर दिया। इन मेथड्स के थ्रू उन्होंने अपने कस्टमर्स को ये बताया कि उन्हें सेहत का ध्यान रखने के लिए पिज्जाज को अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि पिज्जाज उनके लिए हेल्थियर ऑप्शन बन सकते हैं। इससे उन्होंने कस्टमर रिटेंशन को भी बढ़ाया विदाउट एनी डिस्काउंट्स और डील्स। कुछ और एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने अपने पिज्जाज के साथ किए। केविन हॉचमैन, इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ पिज्जा हट यूएस ने CNBC अफ्रीका के साथ इंटरव्यू में बताया, It was all about creating pizzas that you couldn't get anywhere else. It was all about special pizzas that you can only get from Pizza Hut, whether it's our special stuffed crust, which is the 25th anniversary, or our pan pizza, which a lot of people don't know was invented so that the pizza could actually deliver and be carried out better. नेक्स्ट पॉइंट इज 4, एक्विजिशन। साल 1977 में पेप्सिको पिज्जा हट को एक्वायर कर लेता है एंड उसके बाद पिज्जा हट का एक्सपेंशन दोगुनी तेजी से हुआ। मई 30, 1997 में पेप्सिको ने कुछ बड़े ब्रांड्स जैसे टैको बेल,
KFC एंड पिज्जा हट को एक कंपनी नेम के अंडर रखने का डिसीजन लिया। ये कंपनी थी यम ब्रांड्स। नंबर 5, डाइनिंग एक्सपीरियंस। अपने अर्ली ईयर से पिज्जा हट ने डाइनिंग एक्सपीरियंस पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। वो अपने कस्टमर्स को रेस्टोरेंट काइंड ऑफ प्रीमियम एक्सपीरियंस देना चाहते थे एंड इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ सालों पहले तक पिज्जा हट में बैठ के थोड़ा रेस्टोरेंट वाला फील आता है। वहीं डोमिनोज में या तो लोग खड़े होके खा रहे होते हैं या फिर उनका आउटलेट का साइज भीड़ को संभालने के लिए बहुत छोटा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डोमिनोज ने हमेशा से अपने 30 मिनट्स में डिलीवरी वाले ऑप्शन को हाईलाइट किया, जिसे उन्होंने ये बताया कि वो पिज्जा किसी भी तरह से आपके पास 30 मिनट्स में पहुंचाएंगे, वरना आपके लिए पिज्जा फ्री होगा। वहीं पिज्जा हट ने स्टार्टिंग से ही लोगों को डाइनिंग एक्सपीरियंस और फूड के बारे में एजुकेट किया बाय इनोवेटिंग देयर मेनू एंड डाइनिंग एक्सपीरियंस। उनके फर्स्ट 300 आउटलेट्स में से मोस्टली डाइनिंग आउटलेट्स थे, पर यही डाइनिंग मॉडल आगे जाके उनके लिए मुसीबत बना। पर कैसे, चलिए जानते हैं। डाउनफॉल। जैसे कि हमने ऊपर बात की, पिज्जा हट के डाइनिंग एक्सपीरियंस एंड कस्टमर सर्विस के सभी फैन थे, पर फिर आया पैंडेमिक और सभी बिजनेस को इसने अफेक्ट किया। पर डिफरेंस ये था कि कुछ बिजनेस के लिए पैंडेमिक मिरेकल था, पर कुछ के लिए ये एक श्राप जैसा। जहां पिज्जा हट का पूरा फोकस डाइनिंग एक्सपीरियंस पे था, पर वही 2019-20 में लोगों का घर से आना जाना बंद हो गया था, जिससे मार्केट में एक शिफ्ट देखा गया। लोग ड्राइव थ्रू एंड डिलीवरी मॉडल को ही प्रीफर कर रहे थे एंड यही डिलीवरी सर्विसेज डोमिनोज का यूएसपी था। पिज्जा हट को मार्केट के चेंजिंग डिमांड्स के साथ एडजस्ट करने में टाइम लगने लगा। उतने में डोमिनोज ने मार्केट के साथ कैचअप करके अपने आप को टॉप पोजीशन पे पहुंचा दिया विद $7 बिलियन सेल्स इन पैंडेमिक एंड पिज्जा हट सेकंड पोजीशन पे पहुंच गया विद $5.58 बिलियन। वहीं उनके कुछ कंपैरेटिवली स्मॉल कंपटीटर्स जैसे पापा जॉन्स ने $2.63 बिलियन बनाए और लिटिल सीजर्स ने $3.77 बिलियन। डोमिनोज के लिए पैंडेमिक इतना लकी रहा कि 2020 में उन्होंने 10,000 वर्कर्स हायर किए और समर सीजन आते आते 20,000 और वर्कर्स हायर किए। अदर कंपटीटर्स जैसे पापा जॉन्स ने भी 30,000 वर्कर्स हायर किए, पर पिज्जा हट का रेवेन्यू कंटिन्यूअसली गिरता जा रहा था, जिनकी वजह से उनको शटडाउन से स्टार्ट करने पड़ रहे थे और अपने डाइनिंग वाले बड़े आउटलेट्स का साइज भी छोटा करना पड़ रहा है ताकि वो कॉस्ट कटिंग के थ्रू सेव कर पाए। CNN बिजनेस की रिपोर्ट के हिसाब से 2020 में NPC इंटरनेशनल, जिसके पास 1200 पिज्जा हट फ्रेंचाइजी आउटलेट हैंडल है, उन्हें बैंकरप्सी के लिए फाइल करना पड़ा। वहीं ये भी पता चली कि पिज्जा हट अभी $1 बिलियन के कर्जे में है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक शटडाउन्स। और NPC इंटरनेशनल वो कंपनी है जिन्होंने पिज्जा हट के सबसे ज्यादा फ्रेंचाइजी परचेज की थी एंड आज वो चैप्टर 11 बैंकरप्सी डिक्लेयर करने के वर्ज पे है। What lessons can we learn from their downfall? हमें ये पता चल गया है कि मेजर इश्यूज क्या रहे थे, पर उनके डाउनफॉल से हमें क्या सीखने को मिलता है ये जानना भी जरूरी है। एंड अगर कोई न्यू पिज्जा बेस्ड स्टार्टअप ओपन करता है तो उन्हें किन पॉइंट्स पर फोकस करना चाहिए। सो ऐसे 3 सेक्शंस हैं। नंबर 1, डिलीवरी सर्विसेज। हमने पहले ये तो सुना कि पिज्जा हट का डाइनिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बट पैंडेमिक के बाद लोगों के हैबिट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस आया, जिसकी वजह से अब लोगों के लिए फास्ट डिलीवरी सर्विस एक मस्ट हैव ऑप्शन है व्हाइल चूजिंग ए फूड ब्रांड। जहां डोमिनोज जैसे ब्रांड्स फास्ट डिलीवरी के लिए अपने आप को अच्छे से मार्केट कर चुके थे, वहीं पिज्जा हट इस कंपटीशन में थोड़ा पीछे रह गया। सो इससे पता चलता है कि आपको न सिर्फ अपने डिलीवरी सर्विसेज को एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, बल्कि उसको एडवर्टाइज एंड मार्केट करने के ऊपर भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नंबर 2, डिस्काउंट्स। पिज्जा हट एक एक्सपेंसिव पिज्जा ऑप्शन है इन कंपैरिजन विद डोमिनोज। ये एक्सपेंसिव ऑप्शन इसलिए भी है क्योंकि पिज्जा हट अपने कंटेंट्स की क्वालिटी को टॉप प्रायोरिटी रखता है एंड सिर्फ बेस्ट कंटेंट्स यूज करता है, बट इसी वजह से पिज्जा का ओवरऑल कॉस्ट महंगा हो जाता है। पहले पिज्जास की टारगेट ऑडियंस फैमिलीज होती थी, बट पैंडेमिक के बाद इनमें भी चेंज आया है एंड अब पिज्जास खाने वाले सबसे ज्यादा लोग स्टूडेंट्स होते हैं। वही स्टूडेंट्स जिनको घर से लिमिटेड मनी मिलता है। अगर कस्टमर्स के पास लिमिटेड मनी होगा तो जाहिर सी बात है कि वो डिस्काउंटेड प्राइस पे सामान लेना ही पसंद करेंगे। वो सबसे चीपर ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें ठीक ठाक क्वालिटी आ जाए। इसलिए आपको भी एज ए स्टार्टअप ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट्स ऑफर करने के वेज फाइंड करने पड़ेंगे ताकि आप टारगेट कस्टमर्स के लिस्ट में पहुंच पाएं। नंबर 3, आइडेंटिटी क्राइसिस। जब हम बर्गर किंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में हुपर आता है। मैकडॉनल्ड्स के बारे में सोचते हैं तो हैप्पी मील या फिर फ्राइज आते हैं। वैसे ही स्टारबक्स का सोचते हैं तो फ्रैपेचिनो आते हैं। बट पिज्जा हट के बारे में सोच के कोई इमेज माइंड में नहीं आती है अदर देन एक जनरल सा पैन पिज्जा, है ना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिज्जा हट ने अपने मेनू को राइट वे में एडवर्टाइज नहीं किया और वक्त के साथ साथ
कोई यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं किया, जो कि उनके कंपटीटर ब्रांड्स ने न सिर्फ समझा पर ऑल्सो उसे बहुत स्ट्रेटेजिकली एडवर्टाइज किया। इसलिए आपको भी अपना 1 से 2 स्टार परफॉर्मर की बहुत ज्यादा जरूरत है अपने मेनू में, ताकि आपका ब्रांड लोगों का ध्यान अपने तरफ खींच सके, उनके माइंड में एक एवरलास्टिंग इम्पैक्ट लीव कर सके। अगर इन कुछ पॉइंट्स पर आप एज ए पिज्जा स्टार्टअप ओनर वर्क करें तो आप भी अपने लिए न्यू मार्केट सेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा ब्रांड एनालिसिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।